हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मदरस में, जहाँ को पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जेएनयू नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा नाम है करणवीर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी टीचर हायर किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो भाई साहब, हम शुरू कर चुके थे एनाटॉमी, ठीक है। और एनाटॉमी में आज हमारा जो यूनिट 1 है उसका पार्ट 8 है। इससे पहले हमने पार्ट 7 पूरे कर लिए हैं। और आपका सेल जो है वो लास्ट पार्ट में कंप्लीट हो गया था। हमने सेल के 5 पार्ट में मैंने आपको सेल कंप्लीट करके दिया है, ठीक है। उसके पीवाईक्यू भी मैंने करवा दिए हैं, तो जाके पीवाईक्यू देख लेना, इसी चैनल पे अपलोडेड है। और सारे जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो भाई साहब, आज हमारा जो है नया टॉपिक है सेल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे ओ नहीं लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे ओ भी आएगा, ओके। डिवीजन और पार्ट क्या है आज हमारा, सेल डिवीजन का पार्ट 1 है भैया, ठीक है। तो पार्ट 1 हम शुरू करने वाले हैं। तो देखो, सेल डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो देखो, मोस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेल डिवीजन। सबको पता है कि ज़्यादातर जो सेल होती है ना ह्यूमन बॉडी की, वो क्या करती है, सेल डिवीजन करती है। द प्रोसेस बाय विच सेल रिप्रोड्यूस देम सेल। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या करता है, जो सेल है वो खुद को रिप्रोड्यूस, मतलब नया सेल बनता है, ठीक है, खुद को रिप्रोड्यूस करता है। द टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन आपको पता है, एक तो सोमेटिक सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अब सोमेटिक सेल डिवीजन को आप क्या बोलते हो, माइटोसिस, ठीक है। सोमेटिक सेल डिवीजन का दूसरा नाम क्या है, माइटोसिस। एक होता है आपका रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं, और मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस आपने नाम सुना है। तो जब सोमेटिक सेल में डिवीजन होता है ना, सोमेटिक सेल में डिवीजन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, माइटोसिस। और जब आपका रिप्रोडक्टिव सेल में डिवीजन होगा तो उसको क्या बोलोगे, मियोसिस। इजी था, ठीक है। तो सोमेटिक सेल क्या होती है पता है, आपकी वो पूरी बॉडी की सेल, ठीक है, आपकी बॉडी की जितनी भी सेल है वो सब सोमेटिक सेल है, सिवाय आपके जर्म सेल के अलावा। जो आपके स्पर्म ओवम होते हैं ना, तो जो गेमिट होते हैं, गेमिट सेल के अलावा जितने भी सेल है सब क्या है, आपकी सोमेटिक सेल है। इनमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस होता है इनमें, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन जैसे स्पर्म है, ओवम है, यानी कि गेमिट, ये जो गेमिट बनते हैं ना, ये किससे बनते हैं, ये मियोसिस से बनते हैं, ओके भैया, ठीक है यार। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सोमेटिक सेल डिवीजन में क्या होगा, इंक्रीज बॉडी साइज, इसमें बॉडी साइज इंक्रीज होगा, बॉडी वेट भी इंक्रीज होगा। रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में हैपन इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, जैसे टेस्टिस में, ठीक है, और ओवेरी में होते हैं, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे फीमेल में आपके पास ओवेरी है और टेस्टिस है। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो मुझे पता है कि वो लोग आपका पहले टॉपिक है, ठीक है। आप में से ज़्यादातर उसी का इंतजार करते हैं, भैया रिप्रोडक्शन कब पढ़ाओगे। अरे वो भी समय आएगा, हम पढ़ाएंगे, लेकिन हर टॉपिक को इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लो सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। इसमें क्या बड़ी बात है ना, सबको पता है कि प्लांट नहीं, पेरेंट सेल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भैया एक साथ एक पेरेंट सेल होती है और वो क्या करती है, डॉटर सेल में बदल जाती है। अब डॉटर सेल 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है भैया, हाँ भैया, है ना। अब आगे क्या बोल रखा है, यूजुअली ऑकर्स एज पार्ट ऑफ लार्ज सेल साइकिल। उसमें मतलब क्या होता है, बड़ी से सेल साइकिल चलती है इसमें। इन सेल डिवीजन द सेल दैट इज डिवाइडिंग इज कॉल्ड द पेरेंट सेल, और जो पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, ठीक है। एंड द प्रोसेस देन रिपीट्स इन वाट इज कॉल्ड द साइकिल। और फिर जो प्रोसेस है वापस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं भैया, बहुत ईजी था, ठीक है। बॉडी में देखो आपके पास सोमेटिक सेल भी होते हैं और जर्म सेल भी होते हैं, ठीक है। दो तरह के सेल होते हैं आपकी बॉडी में, कुछ होते हैं सोमेटिक सेल और कुछ होते हैं कि आपके पास कुछ सोमेटिक है, कुछ जर्म सेल है। सोमेटिक सेल क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा जो सेल है, जितने भी ऑर्गन में सेल है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा, उनको सोमेटिक सेल बोलते हो। और इसमें आपके एक सेल और जैसे स्पर्म सेल आ गए, ठीक है। तो ये क्या आपके जर्म सेल है, इसमें मियोसिस होगा, ठीक है। ये जो है ना, ये देखो, ये इनमें क्या होगा, किनमें भैया, इनमें होगा मियोसिस, इनमें क्या होगा, माइटोसिस, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। देखो, ए सोमेटिक सेल इज एनी सेल ऑफ द बॉडी अदर देन जर्म सेल। या जर्म सेल इज गेमिट। जर्म सेल जो होता है आपकी गेमिट होता है, स्पर्म जिसका oocyte और oocyte हो सकता है, स्पर्म जिसको स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, oocyte मतलब एग, ठीक है। और एनी परस्यूट सेल डिस्टाइंड टू बिकम ए गेमिट। और कोई भी ऐसा सेल हो सकता है जो गेमिट बनाता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्पर्मेटोसाइट, हाँ ये कहा है बे, पढ़ा होगा ना, हाँ। स्पर्मेटोसाइट किसको बोलते हैं, स्पर्म को बोलते हैं, स्पर्म का दूसरा नाम होता है। लेकिन आपने जब 12th क्लास में पढ़ा होगा कभी ना कभी, जब आप ये स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, तब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो स्पर्म होते हैं ना, वो सबसे पहले किससे बनते हैं। किसी को पता हो तो बताओ कौन सा सेल है जिसको अपने ना बोलते हैं कि जो मेल का जर्म सेल होते हैं ना, जो जर्म सेल जो कि आगे स्पर्म बनाते हैं, उसमें मियोसिस 1 मियोसिस 2 होता है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो शुरुआत के जो थे उसको क्या बोलते थे बताओ, स्पर्मेटोगोनियल सेल, ठीक है। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता लिख लेना स्पर्मेटोगोनियल सेल। वैसे अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तभी भी आपके पास आएगा। तो देखो, स्पर्मेटोगोनियल सेल जो है ना, इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, मतलब बेसिकली डिफरेंशिएट करती है, अपना साइज बढ़ाती है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, फिर मियोसिस 1 मियोसिस 2। यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। देखो, इन सोमेटिक सेल डिवीजन ए सेल अंडरग्रो ए न्यूक्लियर डिवीजन कॉल्ड माइटोसिस एंड ए साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। देखो यार, समझना, साइटो का मतलब मैं आपको बता चुका था जब हमने एनाटॉमिकल टर्म पढ़े थे। साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब बताओ,
साइटो का मतलब होता है सेल, और काइनेसिस का मतलब डिवीजन, तो सेल डिवीजन मतलब साइटोकाइनेसिस, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, टू प्रोड्यूस द जेनेटिकल सेल प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, इच विथ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल सेल। लेकिन किस में होता है, माइटोसिस में होता है। माइटोसिस में आइडेंटिकल सेल बनते हैं, मतलब जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल के पास है उतने क्रोमोसोम किसके पास होंगे, डॉटर सेल के पास। मतलब 46 क्रोमोसोम पेरेंट के पास सेल के पास थे, तो 46 किसके पास रहेंगे आपके, किसके पास, जो भी डॉटर सेल है। लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है, हाफ हो जाते हैं। सोमेटिक सेल डिवीजन रिप्लेस डेड, और ये देखो यहाँ सोमेटिक सेल डिवीजन मतलब जो माइटोसिस बोल रहा है, माइटोसिस सोमेटिक सेल डिवीजन का मतलब आपको क्या समझना है, माइटोसिस समझना है, ठीक है। तो माइटोसिस या फिर सोमेटिक सेल डिवीजन जो है वो रिप्लेस करता है किसको, डेड और इंजर्ड सेल को। जो डेड सेल है, जो मरी हुई सेल है, ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि बताओ डेड सेल या इंजर्ड सेल को रिप्लेस कौन सा सेल डिवीजन करता है, बहुत इजी, माइटोसिस या सोमेटिक सेल डिवीजन। एंड एड न्यू वंस, और नए जो है उनको जोड़ता है सेल को। ओके भैया, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भैया बढ़ते हैं। तो देखो सोमेटिक सेल डिवीजन क्या करेगा, इंक्रीज बॉडी वेट, इंक्रीज द हाइट, है ना, हाइट को इंक्रीज करेगा, टिश्यू ग्रोथ करेगा। वॉन्ड हीलिंग का मतलब होता है घाव भरना, तो घाव भरने में भी सोमेटिक सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट रोल, मतलब सोमेटिक सेल डिवीजन ही भरता है। वाई सेल डिवाइड, क्यों सेल डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट है ना भैया, ये जितने भी पॉइंट है भैया समझ लो, सुन लो इस चीज़ को, ये जितने भी पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे लिखे हुए हैं सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नोट सेट में पूछा जाता है ना, तो एक एक पॉइंट तुम्हें याद रखना है, ऑल आर इंपॉर्टेंट। मैंने लिख भी रखा है वैसे तो नोट सेट ऊपर, जिसने देख लिया होगा समझ गया होगा, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा मैं पीवाईक्यू भी कराऊंगा इसके भी, ठीक है, कर लेना। सेल डिवीजन बेसिकली आर 3 डिवीजन, सेल डिवीजन के 3 रीजन है, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर डेड डैमेज टिश्यू, जो भी डेड टिश्यू डैमेज टिश्यू उनके रिपेयर करने के लिए, और फॉर रिप्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि बिना सेल डिवीजन के रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, और रिपेयर भी नहीं हो सकते टिश्यू के रिपेयर के लिए, ठीक है, और क्या डैमेज टिश्यू के रिपेयरिंग के लिए, और डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट बॉडी में ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये सारी बहुत इजी चीज़ें थी, ज़्यादा रॉकेट साइंस था नहीं इसमें, ठीक है। और रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन देख लेते हैं, तो हम डिटेल में देखेंगे, माइटोसिस मियोसिस को डिटेल में देखेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। अभी हम बस बेसिक फॉर्मेट देख रहे हैं भाई, क्या पढ़ना है सही चीज़ें है ना। तो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन इज द मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूस गैमेट्स, द सेल नीडेड टू फॉर्म द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये मैकेनिज्म होता है गैमेट बनाने का, और जो सेल है इज नीड टू फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो उसमें सेल को जरूरत होती है कि नेक्स्ट जनरेशन बनाए, ठीक है, ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का क्या, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की नेक्स्ट जनरेशन बनाए। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ए स्पेशल 2 स्टेप डिवीजन कॉल्ड मियोसिस, इन विच द न्यूक्लियर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हाफ हो जाते हैं, आइडेंटिकल सेल नहीं बनते हैं इसमें, ठीक है। तो माइटोसिस देखो, द प्रोसेस दैट इज सेल यूज टू मतलब इसमें क्या होता है, बनते हैं, क्या बनते हैं, यूज टू मेक एग्जैक्ट रेप्लिकेट्स का मतलब एकदम डुप्लीकेट को आप बोल सकते हो, रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेस, इसको आप क्या बोल सकते हो, डुप्लीकेट। तो उसमें एकदम एग्जैक्ट क्या होंगे आपके, रेप्लिकेट्स, मतलब डुप्लीकेट बनेंगे किसके, पेरेंट के। जो डॉटर सेल होंगी ना वो अपने पेरेंट सेल की एकदम रेप्लिकेट यानी डुप्लीकेट होगी, ठीक है, मियोसिस में। ओके, मियोसिस इज द ऑब्जर्व इन ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी सेल, सभी बॉडी सेल में देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग जो आपकी सारी बॉडी सेल में इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। सोमेटिक सेल में देखने को मिलता है, पर जर्म सेल में देखने को नहीं मिलेगा। ये तो क्या, मियोसिस माइटोसिस का हमने देख लिया, ठीक है। मियोसिस देख लो, इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन स्पर्म एग आर प्रोड्यूस विद हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इनसाइड ऑफ आइडेंटिकल डॉटर सेल एज इट इन माइटोसिस। हैप्लॉइड का मतलब जानते हो ना, क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी, तो 23, और डिप्लॉइड का मतलब 46। तो मतलब कोई पेरेंट सेल था जिसके पास 46 क्रोमोसोम थे, मियोसिस हुआ, फिर बोल रहा हूँ मियोसिस हुआ, स्पर्म बन के समझ लो, ठीक है। तो क्रोमोसोम कितने हो गए, 23। यहाँ पे आइडेंटिकल जो डॉटर सेल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, मियोसिस। समझ लो यहाँ पर मैं अगर बोलूँ इससे कोई सेल बनी है, उसके पास 46 की क्रोमोसोम हुए, तो ये क्या है, ये माइटोसिस से बनी है सेल। और यहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन हुआ है, माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ है, ठीक है, जिसको आपको सोमेटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं नहीं बोलते हैं, हाँ भैया बोलते हैं। समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। आगे बढ़ेगा, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो यार ये चीज़ें थी जो आपको याद रखनी थी, आगे बढ़ जाते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं सोमेटिक सेल डिवीजन की। तो भाई साहब ये जो तुम्हें लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम चार्ट के फॉर्म में सब कुछ पढ़ेंगे। द सेल साइकिल इज एन ऑर्डिनरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच ए सोमेटिक सेल डुप्लीकेट्स इट काउंट्स एंड डिवाइड इन टू, ठीक है। तो सेल साइकिल इज ऑर्डिनरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है जिसमें एक सोमेटिक सेल जो है वो डुप्लीकेट करती है, ठीक है। इट्स कंटेंट, अपने कंटेंट का, यहाँ पे कंटेंट का क्या मतलब है, कंटेंट का मतलब है यूट्यूब कंटेंट। अरे भाई साहब यूट्यूब कंटेंट नहीं रहे बाबा, यहाँ पे कंटेंट का मतलब क्या है, डीएनए कंटेंट, ठीक है। एंड डिवाइड्स इन टू, और वो 2 में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। व्हेन ए सेल रिप्रोड्यूस इट मस्ट रेप्लिकेट्स डुप्लीकेट ऑल इट्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब सेल रिप्रोड्यूस होती है ना, मतलब रिप्रोड्यूस करती है, तो इट रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट करती है किसको, अपने क्रोमोसोम्स को,
इट पास इट्स जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। अपने जो जीन्स है, जीन्स जानते हो ना, हाँ, आपके जो भी जीन्स होते हैं है ना, उनको क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है। जीन क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ या फिर स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, पढ़ रखा होगा, किसको नहीं पता हो तो आगे पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है। द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पीरियड्स। इसमें दो, देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, चाहे सोमेटिक सेल डिवीजन हो, चाहे आपका पास जो कौन सा गेमिट सेल रिप्रोडक्शन वाले जो सिस्टम है, जिसको आप बोलते हैं क्या, माइटोसिस है मियोसिस। सोमेटिक वाले को अपन माइटोसिस बोलते हैं, दूसरा वाला जो उसको मियोसिस बोलते हैं। तो चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों में इंटरफेस सेम रहता है। इंटरफेस में आपके पास G1 फेस, G2 फेस और S फेस आता है। G1 S और G2 फेस आता है, ठीक है, 3 फेस आती है। ये सब फेस है किसकी, इंटरफेस की, ठीक है। और दूसरी फेस कौन सी है, माइटोटिक फेस। ये तो हो गया इंटरफेस, और इंटरफेस माइटोसिस और मियोसिस में दोनों में सेम रहता है। लेकिन अगली जो फेस है ना, वो है एम फेस, जिसको अपन माइटोटिक फेस बोलते हैं। बेटा एम फेस जो होती है ना, वो दोनों में अलग अलग होती है। मियोसिस और माइटोसिस में एम फेज अलग अलग होगी। अगर आप माइटोसिस की बात करोगे, जो हम अभी पढ़ेंगे, इसमें एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। और वही अगर बात करें मियोसिस में, तो मियोसिस में बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, आपको पता है। मियोसिस 1 होगा, फिर इंटरकाइनेसिस होगा, फिर मियोसिस 2 होगा, ठीक है। वो हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है मेन माइटोसिस है, तो माइटोसिस को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, नहीं है भैया, ठीक है। आगे बढ़े, और ये देखो यहाँ पे नोट सेट है, यहाँ पे लिखा हुआ, तो कहीं यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके हमारे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, माइटोसिस की बात करते हैं, ठीक है बच्चा। हाँ बच्चा, किसकी बात करेंगे हम, माइटोसिस की बात करेंगे। तो भाई साहब लिख लो तुम्हारा माइटोसिस। माइटोसिस बच्चा, माइटोसिस। और ये जो पीछे तुम्हें बैकग्राउंड में आवाज आ रही है ना, उसको तुम इग्नोर कर देना, ठीक है, ठीक है। पता नहीं क्या बेच रहे हैं, कुछ तो बेच रहे हैं, बाल बेचने वाला आया है। तुम बाल बेचते हो क्या लड़कियां यहाँ पे, कितने के बिकते हैं बाल, मेरे को कभी बेचे नहीं है, हमें बाल ही नहीं आते थे भैया, है। सेल साइकिल की बात करें, कौन सा सेल साइकिल कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं, माइटोसिस, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, 2 फेस होती है। इंटरफेस जो कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों में सेम होती है, कॉमन होती है, ठीक है। अगली जो फेस आती है आपकी, आती है अम फेस, ठीक है। अगली क्या आती है, अम फेस आती है। अब हम बात कर लेते हैं इसको और क्या क्या बोला जाता है, और भी इसके नाम है क्या, हाँ बिल्कुल है। इसको अपन बोलते हैं प्रिपेरेटरी फेस। प्रिपेरेटरी फेस, मतलब इसमें सेल जो है ना, वो डिवाइड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा अपने आप को, ठीक है। और इसको माइटोटिक फेस, अम फेस को अपन माइटोटिक फेस भी बोलते हैं। एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलना, बेसिक से हाई लेवल तक सब चलेंगे हम, ठीक है। और क्या लिखोगे, और यहाँ पे लिखना कि आपके सेल साइकिल में जो 95% टाइम होता है ना, वो कौन लेता है पता है, माइटोटिक फेस लेता है। और 5% जो होता है वो आपका, सॉरी 95% आपका कौन लेता है, इंटरफेस। जो इंटरफेस होती है वो बहुत लंबी होती है। आपकी सेल साइकिल में 100 में से 95% टाइम तो कौन ले लेगा, इंटरफेस। यानी कि 95% तक टाइम तो भैया जो सेल है वो प्रिपेयर ही होता रहता है। और 5% टाइम लगता है किसमें, डिवीजन करने में। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे ये बताओ कि इस 95% में क्या क्या चलेगा, तो भाई आपके पास ये इंटरफेस में 3 फेसेज आती है G1, ठीक है, G1 रावण G1, किसने देखी फिल्म है सर, वो पुरानी फिल्में देखते हो आप, हम तो अभी कांतारा देख रहे हैं। कांतारा रिलीज़ हो गई ना, किसने देखी है, मैं तो नहीं देखा यार, मैं अभी टाइम नहीं है मेरे पास ऐसी चीज़ें देखने के लिए। पढ़ लो फिल्में देखते हो सालो। देखो ये समझ में आ गया। हाँ, तो दूसरी चीज़ क्या है, 5% में आपके पास क्या क्या आएगा। वैसे तो मैं बता चुका हूँ कैरियोकाइनेसिस होता है इधर, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्या है, कॉम्प्लिकेटेड भाई साहब है आपका क्या, मियोसिस। भाई साहब वो तो रुला देता है, नहीं रुलाएगा, पढ़ोगे तो सब आने लग जाएगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। KYNESIS, किसको स्पेलिंग याद नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। और क्या बताओगे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, अब तो आप देखते जाओ, ठीक है। अगर आपको किसी को पता हो तो मुझे बता दो यार, कैरियोकाइनेसिस में भी फेजेस होती है, ठीक है। तो याद रखना, कैरियोकाइनेसिस अगर किसी को पता हो तो बता दो, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता तो बता देता हूँ मैं, मेरे को कैरियोकाइनेसिस। देखो साइटोकाइनेसिस होता है, फिर कैरियोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आती है प्रोफेस, ठीक है, PRO प्रोफेस, ठीक है। फिर आता है मेटाफेस, ठीक है। फिर आपके पास आता है एनाफेस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, मुझे बता देना। चलो मुझे बताओ, सेल का अगर आपको किसी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पता लगाना है, तो उसके लिए आप कौन से फेज को देखोगे, किस फेज में देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर। हाँ सबको पता होगा वैसे, मेटाफेज है। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है भाई, इसको तो कोई 8 साल का 8वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन था। तो अगर आपको शेप देखनी है, तो शेप देखने के लिए कौन सा फेज अच्छा रहेगा, शेप के लिए एनाफेस होता है, ठीक है। ये हलवा क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये नीट में आया, मतलब सॉरी नॉट सेट में आए हुए क्वेश्चन थे। देखो इतने हलवा क्वेश्चन आते हैं नॉट सेट में, है ना, बस हलवा क्वेश्चन है। हाँ
अब मैं तुम्हें एक चीज़ पूछता हूँ, मुझे बताओ एक ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है? टाइम की बात कर लेते हैं, एक ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है? किसी को पता हो तो बता दो यार। याद रखना 24 घंटे लगते हैं बच्चा। कितने लगते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे वाला एक दिन लगता है, यानी कि एक ह्यूमन सेल जो है वो 24 घंटे में डिवाइड होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल ठीक है, 24 घंटे में। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई साहब अब हमें पढ़ना है ये माइटोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं। देखो एक आपको बनाना है इस तरह का गोला, ये सब देखा देखा लग रहा है ना, हाँ ये देखेला लग रहा है, देखेला लगेगा तुम्हें। देखो ये हो गया आपका गोला है ना, यहाँ पे अब आप इसको करते हैं डिवाइड। ओके, एक बना लो ये, एक बना लो ये, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया G1 फेस, ये हो गया अस फेस, ये हो गया G2 फेस, ठीक है भैया, ठीक है। अब मैं अगर आपको पूछूँ कि बताओ ये फेस क्या है, इसको अपन बोलते हैं एम फेस। सबसे बड़ा कौन सा है? देखो इंटरफेस देखो कितना बड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या चल रहा है आपका? इंटरफेस चल रहा है। ये एम फेस तो बहुत छोटा है, ठीक है, अनफेस। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एक एक करके सारी। तो देखो पहले आपको ना इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, पहले G1 फिर अस फिर G2 और फिर अनफेस, ठीक है। इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना, G1 अस G2 और अनफेस, ठीक है। सबसे पहले जो आपका फेस आता है वो आता है इंटरफेस, ओके, है ना। तो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंटरफेस। इतनी इंग्लिश है, इतनी इंग्लिश झाड़ रहे हो भैया, है इंग्लिश गजब झाड़ते हो भैया आप, है। अरे यार कोई नहीं यार, थोड़े बहुत प्रोफेशनल लगना चाहिए इसलिए बोल देते हैं, ठीक है ना। रेस्टिंग फेस भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं मैंने बता चुका, अगर किसी को बताओ तो बता दो यार। इसमें सेल क्या करता है? प्रिपेयर करता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? प्रिपेरेटरी फेस। और ये पूरी सेल साइकिल का कितना घंटा मतलब कितने समय लगाता है? 95%, ठीक है, 95% टाइम तो इसमें लग जाता है सेल को, है ना। सेल इसमें ले जाता है प्रिपेयर होने में। इसमें सेल डिवाइड नहीं करता, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो सेल नॉट डिवाइड, ओ भाई साहब। इसके बाद में अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मुझे बताओ कि क्या सेल, इसमें जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है? ये कैसा सवाल है? ये सवाल है भैया, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है इनएक्टिव होता है। तो याद रखना भाई साहब, इसमें जो सेल होता है ना वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। वैसे बहुत ईजी चीज़ थी, ज़्यादा कुछ खास था नहीं इसमें भी, सबको पता होता है वैसे भी यार ये, लेकिन फिर भी यार कोई एक इक्का दुक्का रह जाए, किसी को नहीं पता हो तो यार लिख लेना कि मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। इसके अलावा ये तो सबको पता ही है कि लॉन्गेस्ट फेज़ है। अब इसमें भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ कौन सा है? मतलब G1 G2 और एस फेज़ में, मतलब G1 एस और G2 फेज़ में सबसे लंबा कौन सा फेज़ होता है? बताओ किसी को पता हो तो। G1 होता है, याद रखना G1 फेज़, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्या? फर्स्ट ग्रोथ फेज़, या इसको गैप 1 फेज़ भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी याद रखना, गैप 1 फेज़, ठीक है। अब मैं अगर मैं पूछूं कि भैया इसको और क्या बोला जाता है, तो यार इसको तुम डायग्राम से याद रखो, ठीक है, डायग्राम से समझो इसको, है ना। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि डायग्राम को इसी सीक्वेंस में याद रखना है। इसी सीक्वेंस में क्यों बोला था? देखो G1 फेज़ अम फेज़ के बाद में आ रहा है, तो हम इसको पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी बोल सकते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पोस्ट माइटोटिक फेज़। और अस फेज़ से क्या आ रहा है? अस फेज़ से पहले आ रहा है ना, अस फेज़ देखो ये अस फेज़ है, तो इससे पहले आ रहा है, ये ना पहले आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? प्री सिंथेटिक फेस। अस फेस मतलब सिंथेटिक फेस, तो प्री सिंथेटिक फेस, ये याद हो जाएगा ना भाई, पोस्ट माइटोटिक फेस और प्री सिंथेटिक फेस। कैसे हुआ अभी मैं बता दिया। रट्टा तो ना मारोगे? नहीं भैया रट्टा नहीं मारेंगे, रट्टा मारने का काम ही नहीं है इधर, ठीक है, समझने का काम है सारा। ओके ओके ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो ये G1 फेस है। इसके बाद में इसको क्या बोलते हैं मैं बता चुका हूँ, कैसे याद रखना है ना। प्री सिंथेटिक फेज और पोस्ट माइटोटिक फेज हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखो ये आपके लॉन्गेस्ट फेज होता है, अस जो आपका इंटरफेस है ना, इंटरफेस, उसमें भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज ये है। इंटरफेस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? ये होता है लॉन्गेस्ट फेज। और अगर मैं पूछूं कि पूरी सेल साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो भी यही G1 फेज है। पूरी सेल साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेस, और इंटरफेस में सबसे लॉन्गेस्ट यही है, तो आप बोलोगे कि पूरी सेल साइकिल में भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज ये G1 फेज ही होता है, ठीक है भैया। हाँ भैया ठीक है, ओके, तो लॉन्गेस्ट फेज है। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं किसकी। अगला जो आपका आता है, अब मैं आपको अगर पूछूं कि इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या होगा, है ना, यानी इसमें जो सेल है वो क्या क्या काम करेगा, बताओ। अगर किसी को पता हो तो मैं तुम्हें मौका देता हूँ। इवेंट्स भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे है ना एमिनो एसिड फॉर्मेशन होता है। ए मतलब एमिनो एसिड फॉर्म, ठीक है, एमिनो एसिड बनेंगे, ठीक है। इसके बाद में प्रोटीन बनते हैं, इधर प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडीपी का मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट बनता है, मतलब वही एनर्जी बनती है। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, बताओ। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में और क्या बनता है बता दो। इसमें यहाँ पे आरएनए बनेगा, ठीक है ना। क्या बनता है? आरएनए बनता है। आरएनए, ठीक है, आरएनए बनेगा। और क्या बनेगा? और भैया यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है, क्या कि सेल ऑर्गेनल्स, जो आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं वो क्या होंगे? वो डुप्लीकेट होंगे, ठीक है। ज़्यादातर मैक्सिमम हो जाएंगे, जो मैक्सिमम, सारे नहीं होंगे, कुछ कुछ मैक्सिमम जो आपके सेल ऑर्गेनल है वो यहाँ पे आपके डुप्लीकेट हो जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम, ज़्यादातर जो सेल ऑर्गेनल से वो हो जाते हैं। तो अगर मैं पूछूं क्या एमिनो एसिड बन गया, एटीपी बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया, आरएनए बन गया, सेल जो है वो डुप्लीकेट हो गए सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। और इसके अलावा प्रोटीन बन गए आपके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन गई है ना। अब हम बात कर लेते हैं अगला फेज जो हमारा आता है इसमें, इंटरफेज के अंदर ही अगला जो आपका फेज है। अगला फेज कौन सा है बच्चा? अगला फेज है आपका अस फेज। अच्छा, ठीक है, अस फेज। बताओ इसको और क्या बोलते हैं? इसको सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, है ना। सिंथेटिक फेज, ठीक है बच्चा। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं यार, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो भाई साहब यहाँ पे पहली बात तो एक चीज़ याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा था जीवन फेज में, वहाँ पे तो कुछ जो भी हो रहा था बता दिया, लेकिन वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा था, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे समझना। क्या समझाऊंगा? समझना इस चीज़ को, है ना, समझने की कोशिश करना। जैसे ये सेल है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, समझ लो क्रोमेटिन है। यहाँ पे मैं आपको क्या बना रहा हूँ, छोटे छोटे यहाँ पे क्रोमेटिन बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्रोमेटिन है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि यहाँ पे क्रोमेटिन, ये क्या है, ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन थ्रेड्स है, ये है ना। कितने हैं ये बताओ मुझे? 46 है। तो यार ये कहना गलत तो रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हालांकि ये कहना गलत है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़, कि आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पे 46 क्रोमोजोम है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इस सेल में ऐसा आपको मानना है, क्या मानना है कि इस सेल में क्या है, 46 क्रोमोजोम है, ठीक है। मान लिया? हाँ मान लिया। लेकिन सिंगल थ्रेड वाले हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम तो है, लेकिन उनके पास अभी तक सिंगल थ्रेड है, सिस्टर क्रोमेटिन वाले नहीं है, सिंगल क्रोमेटिन है ना। तो सिंगल क्रोमेटिन वाले कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हो उसका अपना कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि भाई साहब यहाँ पर क्या है आपको पता है, ये है आपका 2 1, ठीक है, 2C। एन का मतलब क्या है? क्रोमोसोम। और सी का मतलब क्या है? डीएनए कॉन्टेंट, ठीक है। सी का मतलब क्या है? डीएनए कॉन्टेंट। अब ये आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखना पड़ेगा? कि अस फेस में 2 1 2C है, अभी है। लेकिन अब अस फेस में क्या होगा पता है? ये बदल जाएगा। मैं बताता हूँ अस फेस में क्या हो जाएगा। अभी तक जब अस फेस शुरू नहीं हुआ ना, उससे पहले ये था 2 1 2C था। लेकिन जैसे अस फेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में ये कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। क्या होगा मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है। अभी बताते हैं हम आपको। वापस से सेल बनाएंगे। अब अस फेस कंप्लीट हो चुका है ना, तो अस फेस कंप्लीट होते तो क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके का आपको कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि 46 क्रोमोसोम तो है भाई साहब, 46 क्रोमोसोम तो है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड है ना, मतलब डबल क्रोमेटिन वाले हैं। पहले सिंगल क्रोमेटिन वाले थे, लेकिन अब ये डबल क्रोमेटिन वाले हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो कितने हैं? 2 1 ही है। मतलब पहले भी 46 था, अभी भी 46 है, लेकिन यहाँ पे डीएनए कंटेंट क्या हो गया? डबल हो गया, 2 1 4C। तो 4C का मतलब क्या हो गया? डीएनए कंटेंट डबल हो गया ना, क्रोमेटिन डबल हो गए, लेकिन क्रोमोसोम कितने ही हैं? समझो इस चीज़ को यार। पहले सिंगल क्रोमेटिन वाले 46 क्रोमोसोम थे, अब डबल क्रोमेटिन वाले 46 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम उतने ही है, डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है। इसी चीज़ को आपको लोगों को समझना है। और ये कॉम्प्लिकेशन से डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है, पूछा जाता है कि एस फेस के लिए सेल का कॉम्प्लिकेशन बताओ, 2 1 4C होगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है ना? हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। अभी क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदल रही है, क्या बदल रहा है? डीएनए कंटेंट की, डीएनए कंटेंट बदल रहा है, ठीक है। ओके, अब इसके इवेंट्स देख लेते हैं भाई, यहाँ पे क्या क्या इवेंट आपको देखने को मिलता है भाई, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। इस फेज में आप क्या क्या देखने को मिलता है आपको। तो भाई साहब मैं जो लिखा रहा हूँ उसको लिख लेना, ठीक है, यही आपको याद रखने हैं। तो इवेंट है, इनसे डायरेक्ट ही एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं, और आपके कॉलेज लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे तो उसमें आपको ये लिखने आता है। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है? सेंट्रियोल डुप्लीकेशन,
सेंट्रियोल, डुप्लीकेशन। अगली चीज क्या आती है? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। हिस्टोन प्रोटीन जानते हो ना, वो यहाँ पे बनता है। और आरएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो पहले आपका आरएनए बनना शुरू हो गया था ना, लेकिन यहाँ पे आरएनए और डीएनए जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा पता है? वो स्टॉप हो जाएगा, उसका सिंथेसिस, असाइन मतलब सिंथेसिस और स्टॉप, मतलब जीवन फेज में आरएनए वो बन रहा था, लेकिन यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, तो याद रख लेना। और वापस स्टार्ट कब होगा? रिज्यूम कब होगा? ये G2 फेज में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जीवन फेज था जो मुझे बताना था, और आपने मेरे को लगता है समझ लिया होगा। अब आपका इंटरफेस का जो लास्ट फेज है वो आता है G2 फेज, जिसके बारे में हम देखते हैं। तो भाई साहब क्या है ये, क्यों है ये, कैसे है ये, तो उसको समझ लेते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ वैसे तो, गैप। ठीक है, गैप 2 फेज बोल लो, या सेकेंड, वो गैप 1 फेज था, गैप 2 फेज हो जाएगा। सेकेंड ग्रोथ फेज, कोई रट्टा मारने की बात तो है नहीं उसका। वो गैप 1 फेज था तो गैप 2 फेज, वो फर्स्ट ग्रोथ फेज था तो सेकंड ग्रोथ फेज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम इसके अगर डायरेक्ट अगर इवेंट की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या इवेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन आपको इवेंट ही देखना है। तो भाई साहब क्या होगा यहाँ पे देख लो। तो पहली बात तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट वैसे एनिमल में नहीं होता है, ये तो आपके प्लांट में ही होगा। ठीक है, और आपके जो गोल्गी है, क्या है? गोल्गी, गोल्गी, बोल्गी। ठीक है, गोल्गी, ये सब क्या होते हैं? डुप्लीकेट। ठीक है, तो गोल्गी बोल्गी, क्या बोल्गी? पापा नहीं मानेंगे भैया कॉमेडी कर लेते हो, थोड़ा बहुत कॉमेडी होना चाहिए, पापा नहीं मानेंगे। ट्यूब्यूलिन सिंथेसिस होता है। चलो मुझे बताओ ट्यूब्यूलिन का क्या काम है यार, किसी को पता हो तो? वैसे मैंने बता रखा है जब हम सेल पढ़े थे तभी भी। ट्यूब्यूलिन का क्या काम होता है? हम ट्यूब्यूलिन क्यों बना रहे हैं बताओ? अरे भाई साहब, आगे आपके पास, आपको पता है क्या होने वाला है? स्प्लिंटर फाइबर बनने वाले हैं। तो स्प्लिंटर फाइबर तो तब बनेंगे ना जब हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके पास सेंट्रोसोम बनेगा, सेंट्रोसोम से स्प्लिंटर फाइबर आएंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल बनाने के लिए ट्यूब्यूलिन तो चाहिए ना, तो ट्यूब्यूलिन कहाँ से आएगा? तो सिंथेसिस फेज में आपका ट्यूब्यूलिन बना रहा है। ठीक है, तो ट्यूब्यूलेट फॉर्मेशन। ओके, इतना सफाई भी नहीं पता तुमको? सर हमें तो पता था, हम तो आंसर भी दे रहे थे। अगर ये लाइव होता तो आंसर ही दे देते। कमेंट में जाके देखो, हमने आंसर दे रखा है, देखेंगे कमेंट भी देखेंगे कितने लोगों ने आंसर दिया, देखे जरा, है ना। लाइव होता तो तुम लोग आंसर दे देते हैं ना, मुझे यकीन है तुम लोग दे देते हैं। आरएनए प्रोटीन रिज्यूम, देखो यहाँ पे वापस आरएनए और प्रोटीन बन चुका है, वापस बोल रहा हूँ, वापस रिज्यूम हो गया। पहले बता दिया था मैंने। देखो सिंथेटिक फेज में बंद हो गया था ना, यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस जो है रिज्यूम, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, वापस रीस्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट नहीं हम बोल सकते, रीस्टार्ट। ये पहले स्टॉप हो गया था ना इस फेज में। तो ईजी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी थी। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स की। आपने नाम तो सुना होगा, क्या? CDK2। ये CDK2 क्या है? ये बेटा क्या करता है पता है? ये आपके सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये सबको पता होता है वैसे तो। याद रखना कि सेल साइकिल, जैसे कोई सेल साइकिल है तो ये पूरी सेल साइकिल को आपके रेगुलेट करने के लिए एक प्रोटीन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? काइनेसिस बोलते हैं। तो ये एक तो काइनेसिस प्रोटीन याद रखना। काइनेसिस प्रोटीन क्या करता है? आपके सेल साइकिल को क्या करता है? आप बोल सकते हो रेगुलेट करता है। ठीक है, और यहाँ पे CDK2 क्या है? ये साइक्लिन डिपेंडेंट, आप बोल सकते हो साइक्लिन मतलब आपके सेल साइकिल को डिपेंड करने के लिए फैक्टर है CDK2। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, रेगुलेशन ऑफ सेल CYCLE साइकिल। यहाँ पे प्रोटीन कौन सा है बता दो, किसी को पता हो तो बता दिया। PROTEIN, प्रोटीन। बता दो किसी को पता हो। काइनेसिस, काइनेसिस प्रोटीन है। ठीक है, और यहाँ पे CDK2 ये भी याद रख लेना। ठीक है, CDK2। ओके, तो अगर हम बात करें चेक पॉइंट की, चेक पॉइंट, सेल साइकिल में अलग अलग चेक पॉइंट होते हैं। इनको अपन और क्या बोला जाता है? इनको चेक पॉइंट को ट्रांजिशन पॉइंट भी बोलते हैं। तो अगर ट्रांजिशन पॉइंट लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रांजिशन पॉइंट ही चेक पॉइंट है आपका, है ना। ट्रांजिशन पॉइंट या रेगुलेटरी पॉइंट भी बोल सकते हो। और CDK2 ही है वो फैक्टर जो रेगुलेट करता है। ठीक है, CDK2 याद रख लेना। और प्रोटीन का नाम पूछते तो प्रोटीन का नाम क्या है बताओ? क्या है, किसी को पता है? काइनेसिस है। ठीक है,
पॉइंट्स। तो यार दो तरह के आपके पास चेक पॉइंट होते हैं, मतलब सेल साइकिल में पूरे, तो दोनों याद रखने हैं क्या? हाँ दोनों याद रख लेना। पहला चेक पॉइंट जो होगा ना वो G1 कब होगा? G1 रावण नहीं, G1 और एस फेस में होगा। पहला कहाँ पर होगा? G1 एस फेस के बीच में। दूसरा जो होगा ना वो होगा G2 और एम फेस के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं पूछूँ कि इसमें मेजर कौन सा होता है, तो मेजर ये होता है, ठीक है, ये मेजर होता है और ये माइनर होता है ना। समझ में आ गया? अब इसको हमें काम करते हैं आपके डायग्राम से समझ लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझाइए आपको डायग्राम से? हाँ भैया समझा दो। तो यार कहाँ गया हमारा डायग्राम? ये रहा। देखो पहला जो G1 और एस फेस के बीच में जो है वो यहाँ पर है। अगर कोई सेल इस चेक पॉइंट को पास कर लेती है तो 90% है चांस कि वो सेल डिवाइड ही करेगी। मतलब हम मान लेते हैं कि यार वो सेल डिवाइड ही करेंगी। 5% ऐसा चांस हो सकता है कि यार वो डिवाइड नहीं करे, वरना 90% तो डिवाइड करती है। और G2 फेस को भी अगर पास कर लेती है तब तो फिर उसको डिवाइड करना ही होता है। कभी कभी कुछ सेल आपको ऐसा देखा होगा जो G0 फेस में चली जाती है, जिसके बारे में भी हम देखेंगे, भी आपके पास आएगा, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। G0 फेस के बारे में भी हम देखेंगे, है ना। तो टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, सब आएगा, सब पढ़ने को मिलेगा तुम्हें यहाँ पर, ठीक है। बस पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये खाली पेज कहाँ से आ गया अभी? ये खाली पेज गलती से आ गया है ना। आगे बढ़े क्या? हाँ बढ़ते हैं। कहाँ तक पहुँच गए थे? हमारा टॉपिक कहाँ तक हो गया था? देखो ये चेक पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे। CDK2 दोनों में CDK2 ही आते हैं, याद रखना। G1 साइक्लिन G2 इसको बोलते हैं G1 साइक्लिन, यहाँ पे जो होगा वो CDK2 है, यहाँ पे एम साइक्लिन वो भी CDK2 ही रहेगा, ठीक है। तो उसके टेंशन तुम्हें लेनी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट हमारा जो है, मतलब लास्ट क्या मतलब G0 फेस की बात कर लेते हैं, फिर हमारा एम फेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो G0 फेस जो होता है ना, इसमें क्या होता है? देखो इसमें होता है सेल इज अनेबल टू क्रॉस G1 to S चेक पॉइंट। मतलब इसमें क्या है बताओ, यहाँ पे लिखो, सेल इज unable to cross G1 to S check point। ओके, जैसे एग्जिस्ट यहाँ पे क्या होगा कि ये ना जो सेल होगा वो G1 फेज में ही आपका एग्जिस्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सेल जो है ना वो G1 से S फेज में जा ही नहीं पाया, ठीक है, और G1 सेल में एग्जिस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बोल सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सस्पेंड। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो सेल साइकिल है वो सस्पेंड हो जाएगी, है ना। लेकिन क्या ये कभी नहीं होगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वहाँ पर सेल साइकिल हो सकती है ना, होगी, जरूर होगी। अगर भविष्य में चाहे तो सेल साइकिल कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल वो क्या हो चुका है? सस्पेंड हो चुका है। तो जब सेल G1 से एस फेस चेक पॉइंट, जो चेक पॉइंट था ना मेजर चेक पॉइंट, उसको पास नहीं कर पाता, तो यह G0 फेस में चला जाता है। सेल साइकिल सस्पेंड हो जाती है, लेकिन भविष्य में हो सकती है ना। अब यहाँ पे हम बोल देते हैं कि भाई ये मेटाबॉलिकली क्या एक्टिव होता है, तो यह याद रखना मेटाबॉलिकली एक्टिव है। लेकिन अगर सेल डिवीजन के हिसाब से देखें तब ये इनएक्टिव है। सेल डिवीजन के हिसाब से देखोगे तो इनएक्टिव है, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है इसमें सेल। इस फेज में जो सेल होता है वो मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसके एग्जाम्पल आपने जैसे आपने मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में सुना होगा, वो G0 फेज में चली जाती है ना, डिफरेंशिएशन हो जाता है उसमें, जीरो फेज में चली जाती है, और वो पेरेंकाइमा सेल बना लेती है, ठीक है। तो पेरेंकाइमा सेल में जब वो चली जाती है तो डिफरेंशिएशन हो जाता है उसमें, ठीक है। तो पेरेंकाइमा सेल क्या होती है? डिवाइड नहीं होती है। फिर उसमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो फिर आगे जाके क्या बना लेता है? सेकेंडरी मेरिस्टम बना लेता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो प्लांट में है वो G0 फेस में आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगर हम ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में क्या एग्जाम्पल है? न्यूरॉन। आपके जो न्यूरॉन होते हैं ना, लिखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चलो यार ह्यूमन के हिसाब से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। न्यूरॉन, आपके जो न्यूरॉन होते हैं, नर्व सेल जो न्यूरॉन होती है, याद रखना वो G0 फेस में होती है। कभी भी आपके न्यूरॉन में डैमेज हो जाता है ना, तो कभी रिपेयर नहीं हो सकता है। न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं होंगे। अगर न्यूरॉन की सेल में डैमेज आ गया, ठीक है, तो भाई साहब जिंदगी भर फिर वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तभी तो हम बोलते हैं किसी को लकवा मार जाता है तो क्या होता है? उसकी न्यूरॉन सेल डैमेज हो जाती है, फिर वो जिंदगी भर अपने मूवमेंट नहीं कर पाता, हाथ पैर उसकी मूवमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? लकवा मार गया भैया, उसको न्यूरॉन सेल डैमेज हो गई उसकी। आपने फिल्म देखी होगी डॉक्टर स्ट्रेंज, देखिए क्या? मार्वल के फैन हो तो देखी होगी यार। तो उसमें तुमने देखा होगा कि जो हमारे डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज, ठीक है, स्टीफन स्ट्रेंज, उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके दोनों हाथों में जो न्यूरॉन्स होती है वो डैमेज हो जाती है। और वो खुद क्या थे? बड़े सर्जन थे। फिल्म बता रहा हूँ मैं तो, है ना। तो खुद सर्जन होता है तो चाहता तो ठीक कर सकता था, है ना, बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन नहीं कर पाते। रोड वोड डालते उनके हाथों में ताकि मूवमेंट हो, लेकिन फिर भी वैसा मूवमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। वो तो फिल्मों में तो फिर वो बात जादू वादू टोना कर देते हैं, लेकिन सच में देखा जाए ना, अगर किसी का ऐसा हो जाए ना, न्यूरॉन डैमेज हो जाए, तो फिर लकवा मारता है, वो ठीक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे न्यूरॉन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि न्यूरॉन सेल में कभी डिवीजन नहीं होता। अगर डैमेज हो जाए तो डिवीजन नहीं होगा, रिपेयर नहीं हो सकती। न्यूरॉन की सेल आप रिपेयर नहीं हो सकती, डिवीजन ही नहीं होता है। G0 फेज में रहती है हमेशा न्यूरॉन सेल। तो भाई साहब याद रखना, कभी न्यूरॉन सेल को डैमेज मत करना। सर वो हमारे हाथ में तो ना है, वो तो होगा तो किस्मत लिखा होगा तो हो जाएगा। तो उसका क्या तरीका है? एक ही तरीका है कि गाड़ी को संभाल के चलाना, है ना, ज़्यादा फास्ट में गाड़ी नहीं चलाने का, तभी बच सकोगे। चलो बात कर लेते हैं यार आगे हमारी।
तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें पढ़नी थी, है ना। क्या आज इतना सही पढ़ेंगे क्या? नहीं भैया, कुछ और चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिर हमारा एम फेज भी तो बचा हुआ है। आज हम पूरा माइटोसिस पूरा करने का सोच रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को एक बार में समझ में मतलब पढ़ने में नहीं आ रहा तो एक काम करो, थोड़ा आज पढ़ लो, थोड़ा कल पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन पढ़ना जरूर है ना भैया, ठीक है भैया, पढ़ेंगे। तो भाई साहब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि चलो यहाँ पर यार ये तो हो गया, एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। यहाँ पे समझ ले क्या? हाँ यहाँ पे समझ लेते हैं ना भैया यार। चलो मुझे क्वेश्चन का जवाब दो कि आपका जो माइटोसिस होगा वो कौन से सेल में होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? तो याद रखना हमेशा ये डिप्लॉइड में होता है। क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? भाई साहब केमिस्ट्री चल रही है क्या? हैं, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं क्या? नहीं भैया, बायोलॉजी में भी एक्सेप्शन होते हैं। याद रखना, आपने नाम तो सुना होगा, ड्रोन। ड्रोन जो जिसको हम बोलते हैं क्या, मेल हनी बी। जो आपका मेल हनी बी होता है ना, ये क्या होता है? ये अन होता है, मतलब ये हैप्लॉइड होता है, लेकिन इसमें मियोसिस नहीं होता, इसमें माइटोसिस होता है। तो यार ड्रोन है, इसमें मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। माइटोसिस करता है डिवीजन, तो याद रखना ये डिप्लॉइड आपका डिप्लॉइड ये एक्सेप्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं बोलना था यहाँ पे, मेरे को एक्सेप्शन बोलना था, ठीक है। एग्जाम्पल पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने, इस एग्जाम्पल को काट के एक्सेप्शन लिखो यहाँ पर, एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्शन। एक्सेप्ट लिख दिया मैंने। ओके भैया आगे बढ़े। चलो मेरे को प्लांट में बताओ, प्लांट में जो माइटोसिस होता है वो किस में होता है, मतलब हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? अगर आप बोल रहे हो कि भैया हैप्लॉइड में होता है या डिप्लॉइड में होता है, दोनों में होता है, याद रख लेना। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जो आपका माइटोसिस होता है वो किस में होता है, डिप्लॉइड में भी होता है और हैप्लॉइड में, दोनों में होता है, ठीक है। मतलब 2N में भी होगा और अन में भी होगा, ठीक है, दोनों में होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी और आपने समझ ली होगी, ठीक है। खाली पेज पता नहीं कहाँ से आ गया, इसको हटा देते हैं। ओके ओके ओके, समझ में आ गया ना? हाँ भैया समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका यार जो इंटरफेस है पूरा हो चुका है, इसको यहाँ पे रीड कर लो। द सेल साइकिल नॉट इंस्टूलेट इन साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विच यूजुअली ऑकर ड्यूरिंग लेटर फेज एनाफेज टू द माइटोटिक फेज, ठीक है। इनकम्प्लीट सेल साइकिल स्टार्टिंग सेल डिप्लीकेट इट्स कंटेंट एंड डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल सेल, वही चीज़ें जो हमने पढ़ रखी है। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, इन्हें इसको पढ़ लेना, ओके। अब माइटोटिक फेज के बारे में देख लेते हैं। द माइटोटिक फेज ऑफ द सेल डिवीजन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल सेल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस एंड ए साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल, इसमें आइडेंटिकल सेल बनते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें देखो आपके पास न्यूक्लियर आगे कैरियोकाइनेसिस भी होती है इसमें, और साइटोकाइनेसिस भी होती है। आपने पढ़ाया तो है नहीं, अरे एमफेज में पढ़ाऊंगा, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन में अब देखो, न्यूक्लियर डिवीजन आपके पास आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन है, कैरियोकाइनेसिस में सारे आपके पास प्रोसेस आती है। इसमें आपके पास प्रोफेज, फिर मेटा, फिर एना और फिर टीलोफेज होगा, है ना। तो इनको भी देख लेते हैं अभी हम। माइटोसिस के एक बार स्टेज देख लो, आपको देख रखा है। जैसे पहले नंबर 1 वाले को देखो, इसमें एक सिंगल क्रोमेटिन थे, डबल क्रोमेटिन हो गए। कौन से फेज में डबल हो गए, ये बताओ कौन सा फेज था जिसमें ये डबल हो गए? भैया नहीं याद है? अरे एस फेज में हुए नहीं थे? हुए थे। अब यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे स्प्लिंटर फाइबर आ गए, ये आपका उसमें होगा, इंटरफेज में होगा। अभी तक हमने यहाँ पे 2 पॉइंट तक ही देखा है। 3 वाला जो है ये आपका मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, अभी हम जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। साइड डायग्राम है, इनको अपन देख लेना आप लोग, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल हम हमारा जो हमारा इंटरफेज है उसको हो चुका है, हमारा सबसे लॉन्गेस्ट फेज था, है ना। अब हम बात कर लेते हैं हमारी कौन से फेज की। अब हम बात करते हैं हमारा अगला जो फेज है, कौन सा है बे? हमारा फेज है अम फेज में कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? पहले अम फेज देखो, अम फेज में 2 फेज बताई थी मैंने आपको। पहली तो कौन सी है? पहली तो है कैरियोकाइनेसिस, दूसरी साइटोकाइनेसिस है जिसको हम बाद में देख लेंगे लास्ट में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई साहब इसमें कैरियोकाइनेसिस जो है ना, इसमें सबसे पहली जो फेज आती है वो आती है प्रोफेज। स्टडी लाइक ए प्रो है। अरे यार ये क्या है बे? PRO, प्रो। साला रेड कलर करा था, इसमें हो गया है, रेड कलर बोला था मैंने, दूसरे कलर में हो गया है, ठीक है। प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज। और देखो प्रोफेज भी 2 तरह की होती है, एक होती है अर्ली प्रोफेज, एक होती है लेटर प्रोफेज। तो पहले हम अर्ली प्रोफेज देख लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिगनिंग कब होगी इसका, अगर मैं आपको बोलूँगी इसका बिगनिंग पता कैसे कब कब स्टार्ट होगी है, बिगनिंग मतलब इसकी स्टार्टिंग कब होगी, तो यार कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, जब आपका क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है ना तब। यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ CHR ही लिखूंगा इसको, क्रोमोसोम को, ठीक है, CHR क्रोमोसोम है ना। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जब कंडेंसेशन होगा ना क्रोमोसोम का, तो बच्चा एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है, क्या यहाँ पे होने वाला है, एंड्स ऑफ यहाँ पे जो क्रोमोसोम के एंड्स होंगे ना वो अनक्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या बन जाएगा, बॉल ऑफ वुल, ठीक है, मतलब ऊन का एक क्या बन जाएगा, बॉल बन जाएगी, ओके ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, याद रख लेना, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बोलते हैं इसको, याद रख लेना भैया, ठीक है, इसको याद रख लोगे, मुझे तुम्हें पता है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं हम, है ना भैया, जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो, अरे आराम से पढ़ना है, ठीक है, आराम से पढ़ लेते हो, उसमें क्या है। तो भाई साहब एक चीज़ और मैं आपको डायग्राम से बताने वाला हूँ, ठीक है, आप डायग्राम से समझो, ये है, हाँ ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, इसमें आप मेरे को बताओ कि सिंगल क्रोमेटिन डबल, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 214C रहेगा, सिंथेटिक फेस के बाद में 214C रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 214C है, ये हो गया, कौन सा फेस चल रहा है अपना, प्रोफेस चल रहा है, अर्ली प्रोफेस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पता है क्या है, यहाँ पे मैं आपको बना के बता देता हूँ इस तरीके से, ये आपकी क्या है, सेंट्रोसोम है, इसमें इस तरीके से क्या लिख ले हुए हैं, इसको मैं बता देता हूँ क्या लिख ले हुए हैं, अगर किसी को पता हो तो बता दो यार, इसको बोलते हैं एस्ट्रल रेस, एस्ट्रल रेस। अभी स्प्लिंटर फाइबर नहीं है, ये एस्ट्रल रेस है, ठीक है। तो मैं अगर मैं आपको बोलूँ कि CHRO सेंट्रोसोम, सॉरी सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम प्लस एस्ट्रल रेस क्या कहलाता है, बताओ, किसी को पता हो तो बता दो यार, भैया हमें नहीं पता, अरे हमें पता है भैया, बता दिया होगा, मेरे को पता है, बहुत सारे लोगों ने आंसर, इसको एस्टर बोलते हैं, एस्टर, ठीक है, क्लियर है ना। तो भाई साहब मैंने अभी आपको क्या 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 बताया कि भाई साहब ये न्यूक्लियस था, ठीक है, इसमें आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ऊपर नीचे सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के बाहर से एस्टर रेस निकल रही है, एस्टर किसको बोलते हैं बता दिया मैंने। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे बताओ अभी यहाँ पर एक सेल के पास कितने एस्टर हैं, बताओ, 1 सेल के पास कितने हैं, 2 हैं, दिख रहे हैं 2 हैं, ठीक है, तो 1 सेल इज इक्वल्स टू 2 एस्टर, ठीक है, हाँ भैया सही है। बढ़े आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपके पास क्या आता है, अगला आता है आपके पास लेट फेस, लेट प्रोफेस, ठीक है, अर्ली प्रोफेस इतना सा था, है ना, अब लेट प्रोफेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, लेट प्रोफेस। देखो इसके बारे में समझो, यहाँ पे इसमें क्या होता है पता है, पहली चीज़ तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखे भैया, सेंट्रोसोम, या बोल सकते हो यहाँ पे सेंट्रियोल, ठीक है, जैसे सेंट्रियोल बोला सेंट्रोसोम बोलो, टू द अपोजिट पोल, यहाँ पे अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, अब डायग्राम से भी समझ लेना इसको, है ना। पता नहीं कौन फ़ोन करता है भाई, हमें बोल रखा है इस समय पे फ़ोन नहीं करने का है, हम पढ़ा रहे हैं फिर भी फ़ोन करते हैं, कोई बात नहीं, हम थोड़ा आपके लिए फ़ोन को काट देते हैं, ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा इमरजेंसी फ़ोन नहीं था। बात कर लेते हैं हमारी, तो यार यहाँ पे हमने क्या बोला, लेट प्रोफेस में आपको मैंने क्या बोला कि जो आपके सेंट्रियोल होंगे अपोजिट पोल में चले जाएंगे, ठीक है। फिर स्प्लेंडर फाइबर फॉर्मेशन, अब देखो यहाँ पे अगली चीज़ आप लिख लेना क्या, कि स्प्लेंडर फाइबर बन जाएगा, मुझे बताओ स्प्लेंडर फाइबर कौन बनाएगा, सेंट्रियोल बनाएगा, ठीक है, शाबाश है। और ये आपको मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई साहब, क्या भाई साहब का मतलब ये आप लोग समझ गए होंगे ना, हालांकि मैंने PYQ कराया, अगर आप लोगों ने किया होगा वहाँ पे जाके तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये PYQ भी था और मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्प्लेंडर फाइबर फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या बनता है आपका, तो यार सीधा सीधा याद रख लेना, यहाँ पे आपके पास बनते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बनता है क्या, नहीं बनता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपकी, है ना, इसके अलावा न्यूक्लियोलस है,
ठीक है। इसके अलावा ER आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आपका गोल्गी हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब बनते हैं नहीं, ये सब डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये सब हट जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे। APR, ठीक है, डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, डबल एस है यहाँ पर ना, डिसअपियर। ओके, और अब मैं तुम्हें एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताओ कि यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाएगा, मैंने बना दिया था ये। मुझे बताओ कि जो लेट फोर्स प्रोफेज है यहाँ पे क्या है, वो इसका कॉम्प्लिकेशन लिख के बताओ यार ना। 214C है, क्या है, 214C चल रहा है अभी भी। ठीक है, सिंथेटिक फेज के बाद में अब तक 214C, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, याद रख लेना है ना। अब हमारे पास अगली जो फेज़ आती है वो आती है आपके पास, कौन सी फेज़ आती है मैं आपको बता देता हूँ। अगली फेज़ है आपके पास मेटा फेज़। बेटा हम पढ़ेंगे मेटा, ठीक है बेटा, हाँ बेटा, समझे। हाँ भैया बताओ इसमें क्या होगा। इसको मैं तुम्हें डायग्राम से बता देता हूँ, देखो यहाँ पे समझना, ये है, अभी हम लिखेंगे भी। तो यहाँ पे यार क्रोमोसोम मुझे अच्छे से बनाने पड़ेंगे, बनाते हैं। देखो यार क्रोमोसोम बनाना थोड़ा हार्ड है, ऐसे बना देता हूँ, है ना, समझ लेना इसको, है ना। ये क्रोमोसोम है, समझ लो, है ना, समझ गए। यहाँ पे ऊपर नीचे क्या है, सेंट्रियोल है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे स्प्लेंडर फाइबर को जोड़ लेना है, बस यही होता है इसमें, और क्या होता है। तो लिख लेते हैं इसके बारे में, और क्या भाई। सबसे पहले तो स्प्लेंडर फाइबर फॉर्मेशन कौन से फेज में हुआ, लेट प्रोफेज में। ठीक है, लेकिन स्प्लेंडर फाइबर अटैच कब हुए, या ना क्रोमोसोम पे हुए थे। ठीक है, अटैच्ड टू, कहाँ पे अटैच हुए, क्रोमोसोम से। और क्रोमोसोम की कौन सी साइट है जहाँ पे जाके अटैच होते हैं, एक प्रोटीनेसिस डिस्क होती है, किसको बताओ तो बता दो यार, काइनेटोकोर। यहाँ पे प्रोटीनेसिस डिस्क होती है क्रोमोसोम की चारों तरफ, मैं पहले बता चुका हूँ हालांकि ये चीज़, वहाँ पे जाके जुड़ जाते हैं काइनेटोकोर में। ठीक है, फिर आपको क्या दे रखा है, इसके अलावा देखो यहाँ पर जो क्रोमोसोम होंगे ना वो इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएंगे। आपको पता है वहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, यहाँ पे डायग्राम में समझो, क्या क्या समझे भैया। देखो सर डायग्राम में समझो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे, देखो इस तरीके से आ चुके हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे। ठीक है, तो ये तो चीज़ मैंने आपको वहाँ पे लिखाई है, और कुछ नहीं लिखा रहा, जो हम पढ़ा रहा है वही लिखा रहा है ना। इसके बाद में आप क्या लिखोगे, इसकी बिगिनिंग कब होती है। ठीक है, किसकी, मेटाफेज की। तो मेटाफेज की बिगिनिंग लिख लेते हैं। बिगिनिंग कब होती है, जब आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर तो लेट प्रोफेज में हो गई थी, यानी कि जैसे लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होने शुरू हो गई, उसी वक्त आपका मेटाफेज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इससे पहले वाले फेज में हमने देखा था, प्रोफेज में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, ER, ये सब डिसअपेयर हो जाते हैं। तो जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपकी डिसअपेयर होना शुरू होती है, वैसे ही आपका क्या हो जाता है, ये जो फेज है अगला मेटाफेज, ये शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मेटाफेज शुरू हो जाता है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके पास क्या आता है, अगर मैं बोलूँ कि मेटाफेज में हम क्या स्टडी कर सकते हैं, तो क्रोमोसोम की, देखो यहाँ पे लिखो, मैं पहले बता चुका हूँ वैसे, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा, अगर आपको पता लगाना है, और अगर और क्या, मॉर्फोलॉजी। तो अगर आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए मेटाफेज अच्छी चीज़ है, मेटाफेज में आप स्टडी कर सकते हैं। ओके भैया, ओके। तो यहाँ पे मेटाफेज में भी एक और चीज़ मुझे बता दो, चलो यार ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका अगर कॉम्प्लिकेशन लिख के बताओ मुझे, क्या होगा, क्या होगा, 214C रहेगा यहाँ पे भी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये बदलेगा कब, बताएंगे, अभी सब आ रहा है, हम उधर ही जा रहे हैं, ये कब बदलेगा, कब डिवीजन होगा, सब हो रहा है, धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं ना। देखो अगला फेज आता है आपका, कौन सा है, अब कौन सा फेज आएगा, बता रहे हैं ना, अभी हम बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक PYQ लिख लो यार, भाई साहब वाली चीज़ मैं आपको लिखाता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सर आज भाई साहब क्यों नहीं कर रहे हैं, भैया को क्या हो गया आज, पहले तो बहुत भाई साहब करते थे। देखो यार एक चीज़ बताओ ना, आज ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको पहले से आती है, इसलिए मैं भाई साहब ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। और वैसे आपको बता दूँ कि जितनी भी चीज़ें पढ़ाई ना, सबसे PYQ बनता है, तो इसलिए मैं तक भाई साहब नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो किसी को नहीं पता होगा, इसलिए मैं भाई साहब बोल देता हूँ, है ना। तो भाई साहब, स्प्लेंडर्स असेंबली चेक पॉइंट। अब ये क्या होता है, स्प्लेंडर असेंबली चेक पॉइंट इज, व्हाट इज दिस है, व्हाट इज दिस। तो देखो यहाँ पे लिख लो यार, जो मैं लिखा रहा हूँ लिखो यहाँ पर, क्या लिखोगे, लिखा रहे हैं ना, रुको, हम चाहे तो तुम्हें बोल सकते हैं, तुम खुद ही लिख सकते हो, लेकिन नहीं यार हम तुम्हें लिखाएंगे। इंश्योर्स, आई स्पेलिंग ही सही से नहीं आ रही। इंश्योर्स क्या इंश्योर करता है, इंश्योर्स ऑल क्रोमोसोम आर करेक्टली
ये क्या इंश्योर करता है कि जितने भी क्रोमोसोम है ना वो करेक्टली क्या हो जाए, अटैच टू स्प्लेंडर फाइबर, माइक्रो स्प्लेंडर माइक्रोट्यूब्यूल बिफोर एनाफेज। तो मतलब ये चेक पॉइंट क्या 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 इंश्योर करेगा कि भाई जितने भी आपके जो क्रोमोसोम्स है ना वो सबके सब माइक्रो ट्यूब्यूल्स के से जो स्प्लेंडर फाइबर आ रहे हैं उनसे अटैच हो जाए, बस इसका ये काम होता है, ठीक है। और ये आपका PYQ है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया वहाँ पे, वैसे हालांकि मैं लिख चुका हूँ कि ये PYQ था, ठीक है। तो ये सीधा PYQ था जो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले फेज़ की, जो हमारा है कौन सा है, बताओ कौन सा है, एनाफेज, मेटाफेज के बाद में एनाफेज ही आएगा आपका, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी, क्या है ये, क्यों है ये एनाफेज। देखो डायग्राम से समझ में आ जाएगा वैसे तो तुम लोगों को। ये सेंट्रोसोम है, अब हम ऐसा कुछ क्रोमोसोम बना लेते हैं ना, ये इधर, ये इधर, ठीक है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इसको इधर जोड़ दो, इसको इधर जोड़ दो। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ लिख लो यार, वो भी मैं भूल गया था। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि अभी मेटाफेज में एक चीज़ लिखना कि टोटल स्प्लेंडर फाइबर कितने हैं, बताओ स्प्लेंडर फाइबर कितने हैं, संख्या बताओ स्प्लेंडर फाइबर की। स्प्लेंडर, तो मुझे एक बात बताओ, टोटल क्रोमोसोम कितने थे भैया, हमें क्या पता, अरे 46 क्रोमोसोम थे, और हर क्रोमोसोम से कितना स्प्लेंडर फाइबर जुड़ा हुआ था, 2। तो 46 क्रोमोसोम, और हर क्रोमोसोम से 2 स्प्लेंडर फाइबर जुड़े हुए थे, एक ऊपर से सेंट्रो, एक ऊपर से आ रहा था, एक नीचे से आ रहा था। तो कितने हो गए बताओ, कितने हो गए, 92 हो गए ना यार, इतनी मैथ आती है हमें, है ना। तो ये है जो भी पूछा जाता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये आपको डायग्राम से आपको समझ में आ ही रहा होगा वैसे सारी चीज़ें, कि भाई क्रोमोसोम को मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये स्प्लेंडर फाइबर देखो आपके यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, यहाँ पे इनसे स्प्लेंडर फाइबर इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो आप क्या देखोगे इधर, आप अभी मैं बोलूँ कि बताओ उसका क्या है, 4N2C है सॉरी 4N4C है भाई साहब। पहले क्या था, पहले था हमारे पास 2N4C, इस पर 4N4C क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अब 46 क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पे आपके पास 46 क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोसोम बढ़ चुके हैं, क्रोमोसोम डबल हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर आपके पास ऊपर 46 क्रोमोसोम है, नीचे भी 46 क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमेटिन वाले। फिर सुनो, स्प्लेंडर फाइबर ने खींचा ऊपर 46 क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिन, नीचे भी 46 क्रोमोसोम, कितने सिंगल क्रोमेटिन। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो गया, डबल हो गया, इसलिए 4C लिख दिया मैंने, ठीक है। एनाफेज तक क्या चल रहा था, 2N4C, एनाफेज आते ही क्या हो गया, 4N4C। ये है कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, समझो चीज़ों को, ठीक है। अब इसके बारे में लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है। लिखो, क्या लिखेंगे, क्रोमेटिड मूव्स अरे का है रे बाबा इसको, टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल। यहाँ पे जो आपके क्रोमेटिड्स है ना, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम भी बोल सकते हो, तो ये कहाँ चले गए, आपके अपोजिट पोल में चले गए, ठीक है। स्प्लिट हो, यहाँ पे सेंट्रोमेयर जो होता है वो स्प्लिट हो गया। चलो एक चीज़ बताओ यार, सेंट्रोमेयर जो होता है ना वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, प्राइमरी सेंट्रोमेयर, ठीक है। आंसर आएगा इनएक्टिव होता है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ, किसी को नहीं पता था तो यार क्या कर रहे हो, लेक्चर नहीं देखेगा तुमने, लेक्चर देखो भैया। बेस्ट सेफ, अब देखो मैं आपको वैसे तो ये चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी वापस लिख देता हूँ कि अगर आपको क्रोमोसोम का शेप देखना है ना, क्रोमोसोम का शेप, तो उसके लिए क्या कौन सा फेस सबसे बढ़िया है, तो क्रोमोसोम का शेप देखने के लिए बच्चा, फिर बोल रहा हूँ, क्रोमोसोम का शेप देखने के लिए द बेस्ट फेस इज एनाफेस, और स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी के लिए मेटाफेस। तो भाई साहब ये आपका एनाफेस हो चुका है, और क्या हमारा टॉपिक भी हो चुका है यार, इतनी जल्दी कहाँ पे है, अभी तो बहुत चीज़ें हैं। अभी हम आपको बढ़ाएंगे क्या, टीलोफेस। देखो अगर किसी से एक बार में पढ़ने में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, थोड़ा लेक्चर कल देख लेना, थोड़ा आज देख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन पढ़ना मेन चीज़ ये है, फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है, मुझे पता है, कोई आ जाएगा कल नहीं आएगा, तो फिर जो रोज़ आएगा ना, जो डेडिकेशन के साथ है वही सफल होगा, वही व्यक्ति नर्सिंग ऑफिसर बनेगा पहले अटेम्प्ट में, ठीक है। टीलोफेस, इसके बाद में मैं तुम्हें PYQ भी कराऊंगा पूरे होने के बाद में, है ना। तो यार हम बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या क्या डायरेक्टली आपको तो इवेंट्स लिखने हैं सबसे पहले, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सीधा सीधा।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा आपके क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गए, न्यूक्लियोलस, ठीक है। आपके ईआर हो गया, ठीक है। आपका गोल्गी हो गया, गोल्गी बोल्गी, कई बोल्गी, पापा नहीं मानेंगे सर आप मजाक कर लेते हुए, थोड़ा बहुत बोल देना चाहिए ना, पापा नहीं मानेंगे। देखो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर होता है। देखो पहले आपके प्रोफेस में क्या चल रहा था, कंडेंसेशन हुआ था ना, अब क्रोमोसोम डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो पूछा जाता है बताओ कंडेंसेशन कौन से फेज में होता है, हमें क्या पता। अरे कंडेंसेशन प्रोफेज में होता है ना, अर्ली प्रोफेज में, और डीकंडेंसेशन कौन से फेज में होता है, टीलोफेज में, टीलो, ठीक है। और क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको समझा दिया है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इसका अंदर सेल का क्या हाल है, कैसा दिखेगा सेल, तो देखो यहाँ पे समझो, ये आपका सेल है, ठीक है, ये ऊपर भी सेल है, मतलब सेल के अंदर यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, दो न्यूक्लियस हो गए, एक ऊपर न्यूक्लियस हो गया जिसमें एक सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है, नीचे भी। तो आप बोल सकते हो क्या, अगर आप ओवरऑल सेल को देखोगे ना, तो ओवरऑल सेल का बोल रहा हूँ, OVER, ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल को अगर आप देखोगे तो क्या है, 4N 4C है, ठीक है। देखिए अगर आप उसको उठाओगे तो ये क्या है, ये 2N 2C है। तो बताओ पेरेंट सेल जो था उसी फॉर्म में आ गया ना, हाँ भैया 2N 2C क्यों, क्योंकि यहाँ पे वही 46 क्रोमोसोम में सिंगल स्टैंडर्ड वाले सिंगल क्रोमोसोम 2N 2C, ठीक है। यहाँ पे आपका वापस 2N 2C में आ गया, शुरुआत में भी यहाँ से थे, यहाँ से शुरुआत करी थी, ठीक है, और यहाँ पे आ गया वापस 2N 2C में आ गया। पेरेंट सेल क्या था, पेरेंट सेल भैया क्या था बताओ, 2N 2C था, यहाँ पे भी 2N 2C आ गया वापस, ठीक है। तो भाई साहब जहाँ से शुरुआत करें वहाँ पे पहुँच गए। अभी एक चीज़ बची हुई है यहाँ पे, क्या कि भाई हमें यहाँ पे क्या करना है, सेल डिवीजन करना है, ठीक है। मतलब ये साइटोकाइनेसिस डिवीजन करना है, साइटोकाइनेसिस करना है। कैरियोकाइनेसिस हो गया आपका है ना, यहाँ पे आपका न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर डिवीजन वो हो चुका है, न्यूक्लियर दिख तो रहा है, दो अलग अलग न्यूक्लियस हो गए। अब सेल कब बनेगी, जब हम यहाँ से इसको ऐसे काट देंगे। तो ये कैसे कटेगा, तो उसके लिए हमें साइटोकाइनेसिस पढ़ना पड़ेगा। तो साइटोकाइनेसिस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम साइटोकाइनेसिस कर लेते हैं, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, और फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे कल क्या, मियोसिस, साइटो, ठीक है, काइनेसिस। समझ में तो आ गया ना यार, मैंने इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। किसी को समझ में नहीं आया तो एक काम करना, वापस से वीडियो देखना, फिर आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, समझ के पढ़ना सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें आपको वैसे तो पता ही होगा डिवीज़न, मेरे को पता है सेल साइकिल जो होता है ना, सेल डिवीजन, इससे बहुत सारे लोग डरते हैं, मैं खुद भी डरता था सच कहूँ तो, लेकिन जब पढ़ा ना तो आता है यार, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखो प्लांट में, एनिमल में अलग तरीके से डिवीजन होता है, और इन दोनों से PYQ बने हैं। तो PYQ का मतलब आप समझ गए होंगे ना। तो एनिमल में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एनिमल में जैसे ये सेल है, ये समझो ये सेल है, ओके। ये ऊपर एक न्यूक्लियस है, नीचे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे अभी आपका टीलोफेस हो गया है ना। अब हमें साइटोकाइनेसिस करना है, कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है इसमें। अब यहाँ पे पता क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये इस तरीके से अंदर आएगी, इस तरीके से अंदर आएगी, ओके अंदर आएगी। और यहाँ पे कौन सा माइक्रोट्यूब, मतलब कौन सा साइटोस्केलेटन इसको मदद करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोस्केलेटन का नाम याद रखना, माइक्रोट्यूब्यूल, एमटी मतलब माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पर एमटी माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो मदद करता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल मदद करता है, सॉरी कौन सा साइटोस्केलेटन मदद करता है, तो याद रखना। अब अगला जो PYQ आपको यहाँ से पूछा जाता है वो याद रखो, यहाँ पे समझो। एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है ना, हाँ जो होता है, तो क्या करें, वही तो बता रहे हैं, PYQ हम आपको बता रहे हैं। देखो एक तुम एक मैं दूजा मांगू क्या खुदा से, भैया रोमांटिक हो रहे हो, नहीं यार थोड़ा हम गाना गा देते हैं, मेरे को पता है मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। सेल्फ फेरो, यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, ये अंदर जा रहा है। मुझे बताओ साइंटिफिकल है या साइंटिपिटल है, फिजिक्स है, फिजिक्स से इतनी मुश्किल से पीछा छुटा के आए हैं, अब वापस फिजिक्स शुरू कर रहे हो, ये सेंट्रीपिटल होता है ना। यहाँ पे सेंट्रीपिटल मूवमेंट होता है। सेंट्रीफ्यूगल कहाँ पर होगा, प्लांट सेल में, वो भी हम देखेंगे अभी। तो जैसे ये हुआ, यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा और आपके पास दो आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या हो चुका है पता है, क्या हो चुका है भैया, ये 2N 2C हो चुका है। जहाँ से शुरू किया था वापस वहाँ पे पहुँच गए ना। DNA कंटेंट भी आधा हो गया और आपका वो भी आधा हो गया, मतलब जो था वही हो गया। जो पेरेंट सेल में भी 2N 2C था, यहाँ पे भी 2N 2C है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अच्छा हमें सिखा रहा है, हाँ देखो सिखा रहा है, आगे बढ़े, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब यार समझ में तो आ गया ना जो मैं समझाने वाला हूँ।
चाहता हूँ। क्रोमोसोम की संख्या कितनी है मुझे बता दो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम ही है, बस डीएनए कंटेंट जो था जो पेरेंट सेल में था उतना ही है, और क्रोमोसोम की संख्या 46 ही है ना। डबल मत कर देना, क्रोमोसोम डबल करने बैठ जाओ, आधा भी मत करना, 46 ही रहेंगे, 23 नहीं होंगे। 23 कब होंगे? जब हम स्पर्म बनाते हैं, जब हम ओवम बनाते हैं, गेमिट बनाते हैं। 46 क्रोमोसोम पेरेंट में थे, 46 यहाँ पे है, 23 मतलब वहाँ पे क्रोमेटिन जितना डीएनए मटेरियल पेरेंट्स में था उतना ही था, यहाँ पे डीएनए मटेरियल भी नहीं बदलेगा, और सेंट्रीपिटल होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। बढ़ लेते हैं आगे, हमारा लास्ट टॉपिक जो आज का बचा हुआ है, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं बस। ओके, लास्ट टॉपिक बचा रहा है यार, इसको कर लेते हैं बस। प्लांट सेल की बात कर लेते हैं। भाई प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट तो प्लांट सेल का अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट सेल बना लेते हैं ऐसी सी, ठीक है, इसमें ऐसा बना लेते हैं। बाहर सेल वॉल है, अंदर क्या है? अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब इसकी प्लांट सेल मेम्ब्रेन है अंदर, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ बना लेना बढ़िया सा। ओके ओके ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वाली। तो यहाँ पे आपके पास है ना सेल फेरो नहीं होगा ना, सेल फ्यूरो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपके पास सेल प्लेट होती है। ये क्या होता है? सेल प्लेट। तो ये सेल प्लेट बताऊँ क्या करती है? बाहर की तरफ मूवमेंट करती है सेल, ये ऐसे बाहर की तरफ से मूवमेंट करेगी। तो यहाँ पे कौन सा मूवमेंट है? सेंट्रीफ्यूगल है, बाहर की तरफ मूवमेंट है ना। यहाँ से पी वाई क्यू से बनता है, बताओ प्लांट सेल में कैसा होता है? सेंट्रीपिटल होता है, और सेल फ्यूरो भी लिख सकते हो, वो भी पूछा जाता है। यहाँ पे कैसे होता है? यहाँ पे सेल प्लेट के जरिए होता है, जिसको अपन सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, वहाँ पे सेंट्रीपिटल होता है, ठीक है, एनिमल में। यहाँ से भी पी वाई क्यू राइट बनता है, तो मैं आपको बता दिया, ठीक है, पूरी स्लाइड याद रख लेना। इसके बाद में और क्या है, और मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेल प्लेट वाला, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया DSSSB में, ओके, और आपके पूछा गया है BHU में, ठीक है। इसके अलावा आपके SSC के अंदर पूछा गया, तो यार इतने सारे एग्जाम में पूछा गया तो याद रख लेना है ना। फिर हम बात कर लेते हैं एक लास्ट टॉपिक। भैया आप तो लेते हैं लास्ट टॉपिक है, नहीं यार एक और टॉपिक है यार, उसको भी देख लो। फिर ये पक्का ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? लास्ट टॉपिक है, इसको देख लो। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। अगर साइटोकाइनेसिस फेलियर हो जाए उस दौरान क्या होता है? किसमें? अगर कोई है ऐसा एग्जाम्पल बता सकता है जो मुझे बताएगा कि साइटोकाइनेसिस उसमें फेलियर हो जाता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल डिवीजन फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो किसी को पता हो तो बता दो यार। पहली बात उसको अपन फ्री, मतलब साइटोकाइनेसिस जो है वो नहीं होगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब यहाँ पे ओनली फॉर न्यूक्लियर डिवीजन होता है। बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, लेकिन सेल जो है वो डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक ही सेल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है ना, तो एक सेल इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है। एक ही सेल रहेगी लेकिन वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा यहाँ पे। जैसे समझ लो ये बड़ी सेल है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस बन गए, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो हो गया सेल में, लेकिन इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए। या बोल सकते हो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस वाला हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके ओके, अब हम मुझे ये बताओ इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, वो किसका एग्जाम्पल? वहाँ पे एंडोस्पर्म जो होता है कोकोनट, उसमें ओनली सेल डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है। अब एक और चीज़ लिख लो भाई, आप तो बोले तो लास्ट टॉपिक है। अरे यार थोड़ा सा और लिख लो यार, सिग्निफिकेंस लिख लेते हैं। ये लास्ट है पक्का, ये लास्ट है। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहला तो यार ये है कि यहाँ पे जो आपके सेल बनते हैं ना वो क्लोन्स होते हैं सॉरी, किसके क्लोन्स होते हैं? पेरेंट के, जेनेटिकली सेम होंगे। ओके, इसके अलावा रिपेयरिंग में मदद कर लेता है। वैसे मैं आपको बता चुका था इसका, जब आपने करा था ना कि क्यों सेल डिवीजन होता है, तो आप लिखना है यहाँ पे लिखना, ये रिपेयरिंग में मदद करता है, ठीक है। हीलिंग करता है ना, कोई घाव हो गया तो उसकी हीलिंग में ये माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हीलिंग इसकी वजह से होती है। तो हीलिंग आफ्टर रिपेयरिंग, जैसे कोई टिश्यू रिपेयर हो गया तो उसके बाद में उस रिपेयरिंग के बाद में उसका हीलिंग भी तो होगा ना, तो किसी भी टिश्यू के ऑर्गन को हील करने में ना, घाव भरने में ये मदद करता है, ठीक है। और क्या याद रखोगे? और एक PYQ भी याद रखोगे, और ये PYQ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है। क्या याद रखोगे?
आपको ये याद रखना है, वो जो याद रखना है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। असल में वो मियोसिस क्या है, तो जब हम अगले लेक्चर में मियोसिस करेंगे तब आपको बताऊंगा। यहाँ पे अभी मियोसिस करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में अगर आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा ना तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यार आज के लिए आपको बस माइटोसिस ही मुझे पढ़ाना था, जो मैंने पढ़ा दिया। ओके भैया, ठीक है, पढ़ा दिया। और यहाँ पे आप देख लो सेल डिवीजन सारे एक ही बार में आपको लिख के दे दिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पहले प्रोफेस पढ़ा, ठीक है, अर्ली प्रोफेस, लेटर प्रोफेस, ठीक है, फिर मेटाफेस पढ़ा, एनाफेस पढ़ा, टीलोफेस पढ़ा, फिर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस भी देख लिया, ठीक है। बेसिकली जो था ना ये कैरियोकाइनेसिस ही था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये कैरियोकाइनेसिस की बात थी। इसके अंदर हमने साइटोकाइनेसिस भी देख लिया। ये डायग्राम देख लेना, ठीक है। सारे डायग्राम में देखो, यहाँ पे आगे के जो डायग्राम है मैं आपको समझा चुका हूँ। देखो यहाँ पे कौन सा फेज चल रहा था, देखो यहाँ पे पहले इंटरफेस है, इंटरफेस में ये G1 फेज था, यहाँ पे सिंथेटिक फेज हुआ, यहाँ पे आपके पास कौन सा हो गया, फिर देखो ये मेटाफेज दिखा रखा है यहाँ पे, सॉरी है ना, मेटाफेज हो गया। फिर ये कौन सा फेज है आपके पास, एनाफेज दिखा रखा है। और फिर यहाँ पे लास्ट में आपके पास साइटोकाइनेसिस, मतलब ये क्या कर दिया, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कर दिया सीधा, ठीक है, टेलोफेज के बाद में। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसको आप देख लेना, है ना। माइटोसिस मियोसिस अभी पढ़ा नहीं है, तो माइटोसिस का डायग्राम देख लेना। और मियोसिस जो है हम कल पढ़ेंगे, ओके। ये मियोसिस कल आएगा, ये सब कल पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही था। ये जो आपका है ना क्लिनिकल कनेक्शन, ये भी मैं आपको कल ही मियोसिस पढ़ाने के बारे में बता दूंगा। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही था जो आपको याद रखना था। एक काम करते हैं, लास्ट वाले जो है इनको मैं हटा देता हूँ, ताकि आपको नोट्स में फिर इनको तो ना लिखना बना, ये भी लिख लोगे तुम लोग। नोट्स जो है वो PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, है ना, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक चीज़ याद रखना है आपको, क्या बता रहा है, ठहर तो जाओ। देखो यार यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है ना, यूट्यूब कभी भी चैनल डिलीट कर देता है। और मैं नहीं चाहता कि यार ये चैनल डिलीट हो उसके बाद में आपकी पढ़ाई को, मतलब पढ़ाई को इसका इफेक्ट पड़े। तो यार मैंने क्या किया है पता है, FB में भी सारे के सारे जो वीडियो है वो इसी फॉर्मेट में, बढ़िया प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप चाहो तो, अगर कभी ऐसा हो जाता है ना, तो आप FB पे भी जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। FB का फुल फॉर्म आपको पता ही होगी ना, तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। FB का जो फेसबुक मतलब जिसको बोलते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख लेना। FB पे गलत चीज़ें भी आती है, तो मैं गलत चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ। इंस्टाग्राम आपके फ़ोन में नहीं होना चाहिए, इंस्टाग्राम को डिलीट करना है, ठीक है। और पढ़ाई की चीज़ें देखो यार, फ़ोन आपके हाथों में है, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि माँ बाप ने आपको जो फ़ोन दिलाया उसका सही यूज़ करना है, गलत यूज़ करना है। मुझे पता है वो सारे लोग सही भी यूज़ कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग फ्री में पढ़ सको, ठीक है। तो पढ़ना यार, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसा, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन एकदम फ्री में पढ़ाई जा रही है। सपोर्ट करना ताकि और भी टीचर लगा सके। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।